नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी हालदार परिवार का 5वां भाग। घर के सब लोगों के स्नेह के बीच लड़का बड़ा होने लगा। उसका नाम रखा गया हरिदास। इतने अधिक लाड़ प्यार की छाया में उसने जाने कैसा दुबला पतला और नाजुक रूप पाया। तागा तावीज कवच से उसका सारा शरीर ढका रहता। रक्षकों के दल से वह सदा घिरा रहता। बीच बीच में समय समय पर बनवारी के साथ उसकी भेंट होती। ताऊ का घोड़े को चाबुक मारना उसे बड़ा अच्छा लगता था। देखते ही कहता था, चाचू बनवारी कमरे से चाबुक लाकर हवा में साए साए शब्द करता रहता। उसे बड़ा आनंद आता। बनवारी कभी कभी उसे अपने घोड़े पर बैठा देता। इससे घर के सब लोग एकदम वाह वाह करके दौड़े आते। बनवारी कभी कभी अपनी बंदूक लेकर उसके साथ खेलता। किरण देख पाती तो दौड़कर बालक को हटा ले जाती। किंतु इन सब निषिद्ध मनोरंजन में ही हरिदास का सबसे अधिक अनुराग था। इससे सब प्रकार के विघ्न रहते हुए भी ताऊ के साथ उसकी खूब मित्रता हो गई थी। दीर्घकालीन निर्विदिता के पश्चात एक बार अचानक इस परिवार में मृत्यु का आगमन हुआ। पहले मनोहर की पत्नी की मृत्यु हुई। उसके बाद नीलकंठ जब मालिक के लिए विवाह की बातचीत और पात्री की खोज कर रहा था, तभी विवाह की लगन के पहले ही मनोहर की मृत्यु हो गई। उस समय हरिदास की आयु 8 साल थी। मृत्यु के पहले मनोहर विशेष रूप से अपने इस छोटे वंशधर को किरण और नीलकंठ के हाथों समर्पित कर गए थे। बनवारी से कोई बात ही न की थी। बक्स से जब वसीयतनामा बाहर निकला तब पता चला मनोहर अपनी संपत्ति हरिदास को दे गए हैं। बनवारी यावजीवन 200 रुपये के हिसाब से मासिक वृत्ति पाएंगे। नीलकंठ के वसीयतनामे का एग्जीक्यूटर था। उसके ऊपर यह भार था कि वह जितने जीवित रहे हालदार परिवार की संपत्ति एवं गृहस्थी की व्यवस्था वही करे। बनवारी समझ गए कि इस परिवार में उन्हें न कोई लड़का सौंपकर ही निश्चित हो सकता है और न ही संपत्ति सौंपकर ही। वे कुछ कर नहीं सकते थे, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। इस संबंध में इस परिवार के किसी भी व्यक्ति में मतभेद न था। अतएव वे व्यवस्था के अनुसार भोजन करके कोने के कमरे में सोएंगे। उनके लिए इसी तरह का विधान था। उन्होंने किरण से कहा, मैं नीलकंठ की पेंशन खाकर जीवित नहीं रहूँगा। यह घर छोड़कर मेरे साथ कलकत्ता चलो। भैयारी, यह भी कोई बात है? यह तो तुम्हारे ही बाप की संपत्ति है और हरिदास तो तुम्हारे अपने लड़के के समान है। उसके नाम जायदाद लिख दी गई है, इस पर तुम क्रोध क्यों होते हो? हाय हाय, उसके पति का हृदय कैसा कठोर है। इस दूध मुँहे बच्चे के प्रति भी उसके मन में ईर्ष्या जगी है। उसके ससुर ने जो वसीयतनामा लिखा था, किरण मन ही मन उसका पूर्ण समर्थन करती थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि जायदाद बनवारी के हाथ में पड़ जाती तो राज्य के जितने छोटे आदमी थे, जितने यदु मधु, कितने कैवर एनकोलिया का दल था, वह उनको ठग कर कुछ भी बाकी न छोड़ता एवं हालदार वंश की यह भावी आशा एक दिन बीच में ही डूब जाती। ससुर के कुल में रोशनी करने के लिए दिया तो घर में आ गया था, अतः उसका तैल संचय नष्ट न हो इसके लिए नीलकंठ ही तो उपयुक्त प्रहरी था। बनवारी ने देखा नीलकंठ अंतपुर में आकर हर कमरे के सारे सामान की सूची बना रहा है और जहाँ जितने संदूक बक्स हैं उसमें ताला लगा रहा है। अंत में किरण के सोने के कमरे में आकर वह बनवारी के नित्य व्यवहार में आने वाली सारी चीज़ों की सूची बनाने लगा। नीलकंठ का अंतपुर में आना जाना था, इसलिए किरण उसे पर्दा नहीं करती थी। किरण ससुर के शोक में क्षण क्षण में आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से विशेष रूप से सारी चीज़ें समझाने लगी।
बनवारी ने सिंह गर्जना करते हुए नीलकंठ से कहा, तुम इसी समय मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। नीलकंठ ने नम्र होकर कहा, बड़े बाबू, मेरा तो कोई दोष नहीं। मालिक के वसीयतनामे के अनुसार मुझे तो सब कुछ समझ बूझ लेना होगा। माल असबाब सभी तो हरिदास का है। किरण ने मन ही मन कहा, देखो जरा इनका हाल, हरिदास क्या पराया है। अपने लड़के की जायदाद का उपयोग करने में लज्जा कैसी, और माल असबाब आदमी के साथ जाएगा क्या। आज नहीं तो कल बाल बच्चे ही भोग करेंगे। इस घर की ज़मीन बनवारी के पैरों में कांटे के समान चुभने लगी। इस घर की दीवार मानो उसके नेत्रों को जलाने लगी। उसे किस बात का दुख है, यह पूछने वाला व्यक्ति इस बड़े परिवार में कोई न था। बनवारी का मन उसी क्षण घर बार सब छोड़कर बाहर चले जाने के लिए व्याकुल हो उठा, किंतु उसके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं होना चाहती थी। वह चला जाए और नीलकंठ आराम से एकाधिपत्य करे, यह कल्पना वह सहन न कर सका। तत्काल कोई गुरुदत्त अनिष्ट किए बिना उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। वह बोला, देखता हूँ नीलकंठ कैसे संपत्ति की रक्षा करता है। बाहर अपने माता पिता के कमरे में जाकर देखा, वहाँ कोई न था। सभी अंतपुर के बर्तन बासन और गहने आदि देखभाल करने गए थे। अत्यंत सावधान व्यक्तियों से भी सावधानी में त्रुटि रह जाती है। नीलकंठ को यह होश न था कि मालिक का बॉक्स खोलकर वसीयतनामा निकालने के बाद बॉक्स में ताला नहीं लगाया गया। उस बॉक्स में एक बंडल में बंधी समस्त मूल्यवान दलीलें थीं। उन प्रमाण पत्रों पर ही इस हालदार वंश की संपत्ति भी प्रतिष्ठित थी। बनवारी इन प्रमाण पत्रों का कुछ भी विवरण न जानता था, किंतु ये बड़े काम के थे और इनके अभाव में मामले मुकदमे में पग पग अटकना पड़ेगा, यह वह समझता था। कागज पत्र लेकर एक रुमाल में बांधकर वह अपने बाहर के बाग में चंपा के नीचे बंधे चबूतरे पर बैठकर कुछ देर सोचता रहा। दूसरे दिन श्राद्ध के विषय में बातचीत करने के लिए नीलकंठ बनवारी के पास उपस्थित हुआ। नीलकंठ की देह की भंगिनी अत्यंत विनम्र थी, किंतु उसके चेहरे पर ऐसा भाव था अथवा नहीं था जिसे देखकर अथवा कल्पना करके बनवारी का सर्वांग जल उठा। उसे लगा नीलकंठ नम्रता द्वारा उस पर व्यंग कर रहा है। नीलकंठ बोला, मालिक के श्राद्ध में संबंध में। बनवारी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी, बीच में ही बोल उठा, सो मैं क्या जानूं। नीलकंठ ने कहा, यह कहते हैं आप ही तो श्राद्धाधिकारी हैं। क्या कहने हैं अधिकारी के। श्राद्ध का अधिकारी। संसार में केवल इतने ही के लिए मेरी ज़रूरत है, मैं और किसी काम का नहीं। बनवारी गरज उठा, जाओ जाओ, मुझे तंग मत करो। नीलकंठ चला गया, किंतु उसे पीछे से देखकर बनवारी को लगा कि वह हंसता हुआ गया। बनवारी को लगा घर के सब नौकर चाकर इस उद्देश्य परित्यक्त को लेकर आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। जो व्यक्ति घर का सोते हुए भी घर का नहीं होता, उसके समान भाग्य द्वारा विलंबित और कौन हो सकता है। रास्ते का भिखारी भी नहीं। बनवारी प्रमाण पत्रों का बंडल लेकर बाहर निकला। हालदार परिवार के प्रतिवेशी और प्रतिद्वंदी जमींदार थे। प्रतापपुर के बायुडे बनर्जी जमींदार। बनवारी ने निश्चय किया, इन प्रमाण पत्रों दस्तावेजों को उनके हाथ दे दूं, धन संपत्ति सब खाक में मिल जाए। बाहर निकलते समय हरिदास ने ऊपरी मंजिल से अपने सुमधुर बाल कंठ से पुकारते हुए, ताऊ जी, तुम बाहर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बनवारी को लगा बालक के अशुभ ग्रह यह बात उससे कहलवा रहे थे। मैं तो सड़क पर निकल ही पड़ा हूँ, इसे भी अपने साथ निकाल ले चलूँ। जाएगा सब खाक में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी
मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।